अध्याय 15 गांधी का अभ्युदय। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर विभिन्न शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। युद्धोपरांत भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो गईं, लेकिन एशिया एवं अफ्रीका के अन्य उपनिवेश भी युद्ध के प्रभाव से अछूते नहीं रहे और इन उपनिवेशों में भी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियां सिर उठाने लगीं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इस समय एक निर्णायक मोड़ लिया। इसका सबसे प्रमुख कारण था भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी का अभ्युदय। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद उनके जनाधार एवं लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई तथा ये संपूर्ण भारतीय जनमानस का आंदोलन बन गया। राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण युद्धोपरांत भारत में उत्पन्न दशाओं और विदेशी प्रभावों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसने विदेशी शासन के विरुद्ध एक राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दिया। युद्धोपरांत आर्थिक कठिनाइयां भारत ने ब्रिटिश युद्ध में जान माल का योगदान किया। विभिन्न मोर्चों पर हजारों भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। भारतीयों पर कर वृद्धि करके सेना के लिए खाद्य आपूर्ति और हथियारों की व्यवस्था की गई। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय जनमानस का प्रत्येक वर्ग विभिन्न मोर्चों पर संकटों का सामना कर रहा था। 06:06 शाम के 6 बजे इतनी उद्योग सभी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और उसके बाद आर्थिक मंदी के साथ ही भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के कारण भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप कई उद्योग न केवल रुग्णता के शिकार हो गए बल्कि बंद भी हो गए। फलतः भारतीय उद्योगपति सरकार से सहायता तथा उनके उत्पादों के आयात को बंद किए जाने की मांग करने लगे। दस्तकार और शिल्पकार अंग्रेजी शासन के कारण यह वर्ग बर्बाद हो गया। ये लोग जहां एक ओर भारी संख्या में बेरोजगार हो गए, वहीं दूसरी ओर इन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी। कृषक किसान भारी करारोपण तथा निर्धनता से त्रस्त थे। ये किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे जिसमें वे अपने विरोध के स्वर को मुखरित कर सकें। सैनिक विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिक युद्ध के पश्चात जब वापस आए तो उन्होंने अपने युद्ध के अनुभवों को भारतीय लोगों को सुनाया तथा उन्हें साम्राज्यवाद का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया। अपने देश वापस लौटने पर वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वे आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके हैं और उनकी स्वतंत्रता में पहले से अधिक कमी आई है। शिक्षित शहरी वर्ग यह वर्ग बेरोजगारी की समस्या से बुरी तरह पीड़ित था और साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा नस्लवाद की भावना से भी आहत था। इन कठिनाइयों से भारतीयों का लगभग हर वर्ग त्रस्त था तथा ब्रिटिश शासकों की अकर्मण्यता ने इसे और बदतर बना दिया। फलतः समाज का हर वर्ग आंदोलन में भागीदारी हेतु उद्वेलित हो उठा। युद्ध में सहयोग के बदले राजनीतिक लाभ की अपेक्षाएं यद्यपि ब्रिटिश युद्ध में भारतीयों का योगदान बेहद व्यापक था, तथापि उन्हें इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। गांधी जी एवं अधिकतर राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश युद्ध में व्यापक सहयोग किया और युद्ध मोर्चों पर बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए युद्धोपरांत भारतीयों की ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभों की प्राप्ति की उच्च आकांक्षाएं थीं और इसने भी देश में पुनः राष्ट्रवाद के वातावरण का सृजन किया। विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोहभंग युद्ध में सम्मिलित सभी साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों को विभिन्न आश्वासन दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि युद्धोपरांत सभी उपनिवेशों में 06:06 शाम के 6:01 इतनी लोकतंत्र एवं आत्मनिर्णय का नया युग प्रारंभ किया जाएगा। युद्ध में सम्मिलित दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कलंकित करने का भरपूर प्रयास किया।
तथा एक दूसरे के अत्याचारी अमानवीय कार्यों एवं उपनिवेशवादी और शोषणात्मक ब्यौरों को सार्वजनिक किया। किंतु शीघ्र ही पेरिस शांति सम्मेलन तथा कुछ अन्य तात्कालिक शांति सम्मेलनों से साम्राज्यवादियों की यह मंशा स्पष्ट हो गई कि वे अपने उपनिवेशों में अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। इन सम्मेलनों में वे विजित उपनिवेशों को बांटने में जुट गए। युद्ध में अंग्रेजों की सांस्कृतिक तथा सैन्य श्रेष्ठता का मिथक टूट गया। इन सभी के परिणामस्वरूप युद्धोपरांत एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों यथा तुर्की, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हिंद, चीन तथा कोरिया इत्यादि में उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। रूसी क्रांति का प्रभाव 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई रूस की क्रांति में बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस के निरंकुश, स्वेच्छाचारी व अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया तथा व्लादिमीर इलिच युवानोव या लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ की स्थापना की। सोवियत संघ ने शीघ्र ही चीन तथा एशिया के अन्य भागों से जारशाही के साम्राज्यवादी अधिकारों को समाप्त करने की घोषणा की तथा जारशाही के अधीन सभी एशियाई उपनिवेशों को आत्मनिर्णय के अधिकार दिए और उनकी सीमाओं के साथ उन्हें समान दर्जा प्रदान किया। इस क्रांति से यह बात सिद्ध हो गई कि जनसमूह की एकता में अपार शक्ति है तथा ये जार जैसी निष्ठुर महाशक्ति को भी समूल रूप से नष्ट कर सकती है। इस क्रांति से यह संदेश भी मिला कि संगठित, संयुक्त एवं दृढ़निश्चयी जनसमूह किसी भी साम्राज्यवादी शासन को समाप्त कर सकता है। भारत में अंग्रेज किसी प्रकार से शक्ति का बंटवारा नहीं चाहते थे तथा वे भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाए जाने के किसी भी प्रयास के विरुद्ध थे। उनकी नीति भारतीयों को लालच या भ्रम में रखकर उन पर शासन करते रहने की थी। ब्रिटेन महायुद्ध के समय की राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों से अत्यंत रुष्ट था तथा वह किसी भी प्रकार उन्हें भुलाने के लिए तैयार न था। फलतः कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उसने एक और 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया। 06:06 शाम के 6:01 इतमी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 अगस्त घोषणा के पश्चात मोंटेग्यू के साथ एक उच्चस्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने भारत आया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो 1921 में क्रियान्वित किया गया। 1919 का अधिनियम भारत के विकास में एक नए दौर का सूचक था, जिसकी विशेषता थी उत्तरदायी शासन की प्रगति। इस अधिनियम के पारित होने के समय मोंटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियमित किए जाने के निम्न कारण थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से कांग्रेस के नर्मदल के सदस्य संतुष्ट नहीं थे। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। फलतः युद्धोपरांत उन्हें ऐसे किसी हितकारी अधिनियम की आशा थी। कांग्रेस लीग समझौता भारतीयों द्वारा स्वशासन की तीव्र मांग। लॉर्ड मोंटेग्यू जैसे उदार व्यक्ति का भारत सचिव पद पर नियुक्त होना इत्यादि। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं।
प्रांतीय सरकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। इस अधिनियम ने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया। कार्यपालिका द्वैध शासन प्रणाली कार्यकारी परिषद एवं जनप्रतिनिधि मंत्रीगण की शुरुआत की गई। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनल कॉटिश थे, जिन्होंने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया था। इस व्यवस्था को लॉर्ड मोंटेग्यू तथा चेम्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों 06:06 शाम के 6:02 इतमी में पूर्ण स्थान दिया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहले भाग में गवर्नर एवं उसकी कार्यकारिणी के सदस्य तथा दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण थे। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, क आरक्षित विषय तथा ख हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून एवं व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि सम्मिलित थे और हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबकारी इत्यादि सम्मिलित थे। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन एवं हस्तांतरित विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। व्यवस्थापिका प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में 70% सदस्य निर्वाचित होते थे। मताधिकार में वृद्धि कर दी गई तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थीं, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पारित कर सकता था। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दी गई। 06:06 शाम के 6:02 इतमी केंद्रीय सरकार अनुत्तरदायी शासन यथावत। अधिनियम में अखिल भारतीय स्तर पर किसी उत्तरदायी सरकार का प्रावधान नहीं किया गया। इसके मुख्य बिंदु थे कार्यपालिका। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। सभी विषयों को 2 भागों में बांटा गया, क केंद्रीय एवं ख प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य तथा उद्योग विभाग सौंप दिए गए। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को वृत्ति, ग्रांट्स पर कटौती करने का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश जारी कर सकता था। व्यवस्थापिका
केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया। क. केंद्रीय विधानसभा तथा ख. राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन थी। केंद्रीय विधानसभा की सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें 104 सदस्यों को निर्वाचित तथा 41 सदस्यों को मनोनीत किए जाने की व्यवस्था की गई। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख तथा 20 विशेष सदस्य थे, जबकि उच्च सदन या राज्य परिषद की सदस्य संख्या 60 थी, जिसमें 26 मनोनीत एवं 34 निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय और 1 सिख था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था तथा केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था, परंतु इसे गवर्नर जनरल की इच्छा पर बढ़ाया भी जा सकता था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। कुछ भारतीय सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्त समिति अथवा सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्त किया गया। 1919 अधिनियम ने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि अब भारत सचिव को वेतनमान एवं अन्य भत्ते ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने थे। 06:06 शाम के 6:03 इतमी अधिनियम का मूल्यांकन महत्व। भारत सरकार अधिनियम 1919 का भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। इस व्यवस्था से देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इसने भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन प्रणाली की व्यवस्था की। अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से तिगुना प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। दोष इस अधिनियम में निम्न कमियां या दोष थे। मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी परिषद पर सदस्यों का कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था, जैसे पंजाब का सैनिक महत्व एवं बॉम्बे का वाणिज्यिक महत्व। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा राजनीति के सिद्धांत तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित तथा हस्तांतरित होना भी अव्यावहारिक था। प्रांतीय मंत्रियों का वित्त एवं नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। इससे कालांतर में दोनों के मध्य टकराव बढ़ गया। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना भी करती थी तथा महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा नहीं की जाती थी। यथार्थ में मंत्रियों पर गवर्नर का पूर्ण नियंत्रण था। संयुक्त उत्तरदायित्व का पूर्ण अभाव था। 06:06 शाम के 6:03 इतमी जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः वे 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस मोंटफोर्ड सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे।
महात्मा गांधी में वन मंत्री था, किंतु वन विभाग मेरे अधीन नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था, किंतु सिंचाई विभाग मेरे अधीन नहीं था। के.वी. रेड्डी, मद्रास के मंत्री, द्वैध शासन के दोषों के संबंध में दोहरी कार्यपालिका का द्वैध शासन लगभग प्रत्येक सैद्धांतिक आपत्ति में व्याप्त था, जिसकी आपूर्ति राजनीतिक दर्शन का भंडार कर सकता था। पी. रॉबर्ट्स, विश्व इतिहास में इतने लोगों के साथ ऐसा छल एवं धोखा नहीं किया गया जैसा इंग्लैंड ने भारत के साथ किया, जब विश्व युद्ध के दौरान भारत की अमूल्य सेवाओं के बदले हमने भारत राष्ट्र को अविश्वसनीय, अपरिमापूर्ण, अलोकतांत्रिक, निरंकुश संविधान प्रदान किया। डॉक्टर रदरफोर्ड। ब्रिटिश संसद सदस्य हस्तांतरण अंतरण समाज के एक व्यापक हिस्से को यथास्थिति से बांधने की मंशा से किया गया, लेकिन स्थानीय समुदायों को शक्ति देने का उद्देश्य साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध लगाई जाने वाली शक्तियों को सांप्रदायिक ईर्ष्या में तब्दील करना था। बांटने की नीति ने सदैव ब्रिटेन का फायदा किया। मोंटफोर्ट की स्वेच्छाचारी घोषणा में इसकी भलाई निहित थी। वॉल्टर रीड। कीपिंग द ज्वेल इन द क्राउन कांग्रेस की प्रतिक्रिया 1918 में बॉम्बे में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 1919 के भारत सरकार अधिनियम को निराशाजनक 06:06 शाम के 6:03 इतमी एवं असंतोषकारी घोषित किया गया। अधिवेशन में कांग्रेसियों ने प्रभावी स्वशासन की मांग की। गांधी जी का अभ्युदय, प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से वकालत पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, वे किस प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव का शिकार हो रहे थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंगभेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके। तत्पश्चात वे भारत वापस आए। दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग में मुख्यतया दक्षिण भारत से आए हुए मजदूर थे, जो 1890 के पश्चात गन्ने के खेतों में काम करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। दूसरे वर्ग में भारत से आए मेमन मुसलमान थे, जो मजदूरों के साथ दक्षिण अफ्रीका गए थे, तथा तीसरे वर्ग में भारत से आए वे मजदूर थे, जो कार्य का अनुबंध समाप्त होने के पश्चात अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे थे। ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। इन्हें कुछ विशेष स्थानों में ही रहने की अनुमति थी, जो अत्यंत संकीर्ण तथा गंदे थे एवं वहां की मानवीय दशाएं अत्यंत निम्न थीं। गोरी सरकार ने 9 बजे रात्रि के पश्चात भारतीय तथा काले अफ्रीकियों के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तथा उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। संघर्ष का उदारवादी चरण 1894-1906। इस चरण में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को याचिकाएं एवं प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाई। उन्होंने ब्रिटेन को भी इस संबंध में अनेक प्रार्थना पत्र भेजे। उन्होंने ब्रिटेन से मांग की कि वह इस विषय पर हस्तक्षेप कर भारतीयों की दशा सुधारने का प्रयत्न करे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। अतः ब्रिटेन का उत्तरदायित्व है कि वह भारतीयों पर हो रहे प्रजातीय भेदभाव एवं उत्पीड़न को रोकने का प्रयास करे।
06:06 शाम के 6:04। इतमी गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का काल 1906-14। दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध गांधी जी के संघर्ष का दूसरा चरण 1906 में प्रारंभ हुआ। इस चरण में गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति अपनाई, जिसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण प्रमाणपत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विधान बनाकर प्रत्येक भारतीय के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे अपने अंगूठे के निशान वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र को हर समय अपने पास रखें। तत्पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सभी भारतीयों ने इस भेदभावमूलक कानून का विरोध करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इस हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। पंजीकरण कानून का विरोध करने के कारण गांधी जी सहित कई भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। बाद में सरकारी अधिकारियों ने स्वयं इन सभी निडर भारतीयों का छलपूर्वक रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन भारतीयों ने अपना विरोध अभियान जारी रखा तथा गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन के कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया। प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। इस बीच सरकार ने एक और कानून बनाया, जिसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना था। इस कानून का विरोध करने हेतु अनेक वरिष्ठ भारतीय नताल से ट्रांसवाल आए। ट्रांसवाल के तमाम भारतीयों ने भी आंदोलनकारियों का साथ दिया। लोगों ने कई स्थानों पर लाइसेंस का उल्लंघन किया। कानून का विरोध करने के लिए भारतीयों ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत की यात्रा की। सरकार ने विरोधियों के प्रति दमन का मार्ग अपनाया। 1908 में गांधी जी को कारागार भेज दिया गया। कई अन्य भारतीयों को भी जेल में डाल दिया गया तथा वहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। ज्यादातर गरीब इसके शिकार हुए। व्यापारियों को आर्थिक हानि पहुंचाने की भी सरकार ने धमकी दी। पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बड़ा था। इकरारनामे की अवधि समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों पर सरकार ने 3 पौंड का कर लगा दिया। इसके खिलाफ तीव्र सत्याग्रह छिड़ गया। भारतीयों में ज्यादातर गरीब मजदूर थे, जिनकी मासिक आमदनी 10 शिलिंग से भी कम थी। ऐसे में 3 पौंड का कर उनके लिए बहुत ज्यादा था। जब इस नियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो इसमें लगभग सभी भारतीयों ने भाग लिया तथा इसे व्यापक जन आंदोलन का 06:06 शाम के 6:04 इतमी टॉल्स्टॉय फॉर्म। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन धीरे धीरे संकटग्रस्त होने लगा। आंदोलनकारियों की सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी तथा सरकार का अड़ियल रुख बरकरार रहा। 1909 में गांधी जी तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता का कोई खास परिणाम नहीं निकला। यद्यपि अभी भी आंदोलन को जारी रखना आवश्यक था, तथापि आंदोलन से संबद्ध भारतीयों के मध्य आर्थिक समस्या खड़ी हो गई। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण गांधी जी ने वर्ष 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। इस फार्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार मित्र कालेनबाख की मदद से सत्याग्रहियों के परिवार की पुनर्वास समस्या को हल किया तथा उनके भरण पोषण की व्यवस्था की। भारत से भी यहाँ काफी पैसा भेजा गया। गांधी जी द्वारा स्थापित ये दूसरा फार्म था। इससे पूर्व गांधी जी ने जॉन रस्किन की इनटू दिस लास्ट रचना, जिसमें पूंजीवादी की आलोचना और मानव की गरिमा का वर्णन किया गया है, से प्रेरित होकर नताल में 1904 में फोनिक्स नामक पहला फार्म खोला था। फोनिक्स फार्म की भांति टॉल्स्टॉय फार्म में भी निर्देशों के साथ मैनुअल कार्य दिया जाता था।
सभी लड़के और लड़कियों के समग्र विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई। सह शिक्षा कक्षाएं आयोजित की गईं और लड़के लड़कियों को एक साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहित किया गया। इन कार्यों में श्रम, खाना बनाना, मेला साफ करना, चप्पल बनाना, लकड़ी का सरल कार्य, कारपेंट्री तथा संदेश पहुंचाना शामिल थे। साफ सफाई, मेला साफ करने और पानी लाने जैसे कार्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा नैतिक समृद्धि के लिए बेहद जरूरी माने जाते थे। इसके पीछे गांधी जी का उद्देश्य जीवन के शुरुआती समय से ही मानवीय कार्यों के प्रति सम्मान एवं आदर भाव विकसित करने के अतिरिक्त सामाजिक सेवा तथा नागरिकता के आदर्शों को विकसित करना था। फार्म 1913 तक कार्य करता रहा, रूप दे दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आंदोलन को और भड़का दिया। कोर्ट ने उन सभी विवाहों को जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुए थे तथा जिनका पंजीकरण नहीं हुआ था, अवैध घोषित कर दिया। इस कानून के अनुसार हिंदू, मुस्लिम और पारसी रीति रिवाजों से संपन्न सभी शादियां अवैध थीं तथा ऐसी शादियों से उत्पन्न सभी संतानें भी अवैध हो गईं। भारतीयों ने इस फैसले को अपनी महिलाओं का अपमान समझा। ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के विरुद्ध विरोध। गांधी जी सहित अनेक सत्याग्रही कानून की अवहेलना कर नताल से ट्रांसवाल पहुंच गए। सरकार ने इन लोगों को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया। शीघ्र ही खदान मजदूर तथा बागान मजदूर 06:06 शाम के 6:05 इतमी ऐसा व्यक्ति जिसे इंद्रिय सुख की चाह नहीं है, उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, प्रशंसा एवं प्रोन्नति की चाह नहीं है, लेकिन जो वे सही मानते हैं उसे करने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। वे एक खतरनाक एवं कष्टप्रद शत्रु थे, यद्यपि उनके शरीर को नियंत्रित किया जा सकता था, उनकी आत्मा एवं आत्मबल को नहीं। गिलबर्ट मरे हिब्बर्ट जर्नल में गांधी पर भी सक्रिय रूप से आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इन मजदूरों ने सरकारी दमन के विरोध में हड़ताल कर दी। सरकार की कठोर दमनकारी नीतियों से समूचा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा। गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे देश का दौरा कर इस अत्याचार के खिलाफ जनमत तैयार किया। यहाँ तक कि वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग तक ने इसकी निंदा की तथा अत्याचारों के आरोप की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। समझौतापरक समाधान। गांधी जी, लॉर्ड हॉर्डिंग तथा गोखले तथा C.F. एंड्रूज से कई दौर की लंबी बातचीत के पश्चात दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीयों की मुख्य मांगें मान लीं। 3 पौंड का कर तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र से संबद्ध कानून समाप्त कर दिए गए। भारतीयों को उनके रीति रिवाजों से विवाह करने की छूट प्रदान की गई तथा भारतीय अप्रवासियों की अन्य कठिनाइयों पर दक्षिणी अफ्रीकी सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव आए। दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के जुझारू रूप को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता आवश्यकता पड़ने पर किसी उदात्त उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान करने को तैयार हो सकती है। यहाँ गांधी जी विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के मध्य एकता स्थापित करने में सफल हुए। उनके नेतृत्व में हिंदू, मुस्लिम, पारसी, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने ये सबक सीखा कि कई बार नेताओं को ऐसे सख्त निर्णय भी करने पड़ सकते हैं जो उनके समर्थकों को भी पसंद न आए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को विरोधी राजनीतिक धाराओं से उन्मुक्त वातावरण में एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। इसके फलस्वरूप वे गांधीवादी रणनीति व संघर्ष के तरीकों की विशेषताओं और कमियों दोनों से भली भांति परिचित हो गए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि यही सबसे बेहतर हैं।
गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान सत्याग्रह तकनीक का प्रयोग किया। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने ईसाइयों की जरूरत को देखते हुए सत्याग्रह में कुछ तत्व भारतीय परंपरा के जोड़े और टॉल्स्टॉय के दर्शन को भी शामिल किया, जिन्होंने कहा कि बुराई का सामना अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। एक सत्याग्रही वह विचार कभी नहीं करता कि गलत क्या है। वह सदैव सच्चा, अहिंसक एवं निडर रहता है। एक सत्याग्रही असहयोग एवं बहिष्कार के सिद्धांत पर काम करता है। सत्याग्रह की पद्धति में करों का भुगतान न करना और प्राधिकारी के सम्मान तथा स्थिति में कमी करना। सत्याग्रही में बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते समय सभी प्रकार की यातनाएं सहने की शक्ति होनी चाहिए। ये यातनाएं सत्य के लिए उसकी आसक्ति का एक हिस्सा हैं। बुराई के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में एक सच्चा सत्याग्रही बुराई करने वाले से अनुराग रखता है, घृणा या द्वेष नहीं। एक सच्चा सत्याग्रही बुराई के सामने कभी सिर नहीं झुकाता, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। केवल बहादुर एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही सच्चा सत्याग्रही बन सकता है। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। कायर व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है, जिसका सत्याग्रह में कोई स्थान नहीं है। अन्य शब्दों में, साध्य से साधनों को न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। अतः सही साध्य के लिए साधनों का पवित्र होना आवश्यक है। गांधी जी की भारत वापसी। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था। न केवल शिक्षित भारतीय अपितु जनसामान्य भी गांधी जी के बारे में भली भांति परिचित हो चुका था। गांधी जी ने निर्णय लिया कि वे अगले 1 वर्ष तक समूचे देश का भ्रमण करेंगे तथा जनसामान्य की यथास्थिति का स्वयं अवलोकन करेंगे। उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि फिलहाल वे किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई सार्वजनिक कदम नहीं उठाएंगे। भारत की तत्कालीन सभी राजनीतिक विचारधाराओं से गांधी जी 06:06 शाम के 6:06 इतनी असहमत थे। नरमपंथी राजनीति से उनकी आस्था पहले ही खत्म हो चुकी थी तथा वे होम रूल आंदोलन की इस रणनीति के भी खिलाफ थे कि अंग्रेजों पर आए कोई भी मुसीबत उनके लिए एक अवसर है। यद्यपि होम रूल आंदोलन इस समय काफी लोकप्रिय था, किंतु इसके सिद्धांत गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। उनका मानना था कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, होम रूल आंदोलन को जारी रखना अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है अहिंसक सत्याग्रह। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि जब तक कोई राजनीतिक संगठन सत्याग्रह के मार्ग को नहीं अपनाएगा, तब तक वे ऐसे किसी भी संगठन से संबद्ध नहीं हो सकते। सत्याग्रह प्रारंभ करने से पहले 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन, बिहार तथा अहमदाबाद और खेड़ा, दोनों गुजरात, सत्याग्रह में हिस्सा लिया। ये तीनों ही आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबद्ध थे। इनमें अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था तथा चंपारण और खेड़ा किसान आंदोलन थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 प्रथम सविनय अवज्ञा। चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया,
जिसने नील के बाजार को खत्म कर दिया। इसके कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, किंतु परिस्थितियों को देखकर गोरे बागान मालिक किसानों की विवशता का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य किया। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। फलतः गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जे.बी. कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले शून्य जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी द्वारा अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का यह मार्ग चुनना विरोध का सर्वोत्तम तरीका था। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई, अतः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के गांवों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। इस बीच सरकार ने सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया तथा गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को ये समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने आयोग को ये भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात गोरे बागान मालिक अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए। इसके एक दशक के भीतर ही बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। इस प्रकार गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संघर्ष सफलतापूर्वक जीत लिया। चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध अन्य लोकप्रिय नेताओं में अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एवं शंभुशरण वर्मा शामिल थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप किया। यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद छिड़ा था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहा, जबकि मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने के लिए राजी थे। गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि वे शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखें। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल प्रारंभ करने का फैसला किया। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने इस संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों के उत्साह में वृद्धि हुई तथा उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल अधिकरण को सौंप दिया गया, जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल प्रारंभ हुई थी। ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए मिल मालिकों को 35% बोनस का भुगतान करने का फैसला सुनाया। गांधी जी की यह दूसरी प्रमुख विजय थी। 06:06 शाम के 6:07 इतमी खेड़ा सत्याग्रह 1918। प्रथम असहयोग वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार
यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो तो किसानों का राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया। गुजरात सभा, जिसमें किसान शामिल थे, ने 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए प्रांत के सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने तथा सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभभाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांवों का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से अपना लगान अदा कर देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई तथा उनके मवेशियों को जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की तथा किसानों की जब्त संपत्ति को लौटा दिया। खेड़ा आंदोलन ने किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका देश संपूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं करता, वे अन्याय और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा में गांधी जी की उपलब्धियां। चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके, सत्याग्रह, को आजमाने का अवसर दिया। गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिला। गांधी जी जनता की ताकत तथा कमजोरियों से परिचित हुए तथा उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का अवसर मिला। 06:06 शाम के 6:07 इतनी इन आंदोलनों में गांधी जी को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतया युवा पीढ़ी का भरपूर समर्थन मिला तथा भारतीयों के मध्य उनकी विशिष्ट पहचान कायम हो गई। रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह और जलियांवाला बाग जनसंहार और सरकार ने संवैधानिक सुधारों, यद्यपि एक असंतोषजनक तरीके से, का प्रलोभन दिया, जबकि दूसरी ओर सुधारों के खिलाफ किसी भी उठने वाली विरोधी आवाज को दबाने के लिए स्वयं को असाधारण शक्तियों से लैस किया। रॉलेट एक्ट 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत शोचनीय एवं असंतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत के रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्रायः थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए हैं और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें कीं, उन्हें ही रॉलेट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गईं। युद्ध काल में तो यह विधेयक उचित माना जा सकता था, किंतु शांतिकाल में ये पूर्णतया अनुचित था। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून कहा।
तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। प्रथम जन आंदोलन विश्व युद्ध की समाप्ति पर, जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट को जनता के सम्मुख पेश कर दिया, जिसे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपने पूर्ववर्ती अभियानों से अदम्य साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, किंतु संवैधानिक प्रतिरोध का 06:06 शाम के 6:08 इतमी जब सरकार पर कोई असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई तथा होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क कर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास तथा प्रार्थना सभाओं के आयोजन का फैसला किया गया। इसके साथ ही कुछ प्रमुख कानूनों की अवज्ञा तथा गिरफ्तारी देने की योजना भी बनाई गई। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण थे। जन सामान्य को आंदोलन के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। अब वे अपनी समस्याओं की केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे। इसके कारण किसान, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गए। उनकी यह सक्रियता आगे के आंदोलनों में भी बनी रही। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष स्थायी रूप से जनसामान्य से संबद्ध हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। खाली सड़कों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए धोखे को लेकर भारतीयों की नाराजगी जाहिर की। 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त। 06:06 शाम के 6:08 इतमी हो गया और वे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू को पंजाब से बलात् बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। जल्द ही विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, चूंकि पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे काफी तनाव फैल गया। दंगे में 5 अंग्रेज भी मारे गए और मार्सेला शेरवुड, एक अंग्रेज मिशनरी महिला जो साइकिल पर जा रही थी, को पीटा गया। उपद्रव को शांत करने के लिए तुरंत सैनिक टुकड़ी को भेजा गया। क्षेत्र में मार्शल कानून लागू करने और स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंपी गई। डायर ने हालांकि 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी की कि लोग पास के बिना शहर से बाहर न जाएं और एक समूह में 3 लोगों से अधिक लोग जुलूस, प्रदर्शन या सभा न करें। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन को आसपास के गांव के लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे। स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्योहार के आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन की बैठक जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें 2 प्रस्ताव, रॉलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा, पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोगों पर तब तक गोलियां बरसाई गईं, जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गईं। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों कतिपय स्थानीय कोलाहल को दबाने के लिए पंजाब में सरकार
द्वारा उठाए गए कदमों की बर्बरता ने एक भयानक सदमे के साथ हमें भारत में ब्रिटिश अधीनता में हमारी असहाय स्थिति से अवगत कराया। अपने देश के लिए कुछ न कर पाने की स्थिति अपने लाखों देशवासियों के विरोध के भय की मूक वेदना को स्वर देने की सभी जिम्मेदारी मुझ पर डालते हैं। समय आ गया है जब सम्मानसूचक तमगे अपमान के विषम संदर्भ में स्पष्ट निरादर का सूचक बन जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। वायसराय को लिखे एक पत्र में नई सरकार सम्मान की हकदार नहीं है जो अपने अधीन लोगों की स्वतंत्रता को बेहद सस्ता समझती है। M.K. गांधी। जलियांवाला बाग जनसंहार के पश्चात यंग इंडिया में 06:06 शाम के 6:09 इतनी ओर से गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। वहशी क्रूरता ने देश को मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी तथा शंकरराम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, जो उन्हें बोअ युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए दी गई थी। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्यागकर हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। APJ टेलर, इतिहासकार, के अनुसार जलियांवाला बाग जनसंहार एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। 1919 की घटना ने पंजाब की प्रतिरोध या विरोध प्रदर्शन की राजनीति को आकार प्रदान किया। भगत सिंह की भारत नौजवान सभा ने इस जनसंहार को ऐसे कृत्य के रूप में देखा जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात उत्पन्न संताप से उबरने में मदद करेगा। उधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिसने पंजाब में 1919 के विरोध प्रदर्शन को नृशंस रूप से कुचलने का आदेश दिया था, की हत्या की। इसके लिए उधम सिंह को वर्ष 1940 में फांसी की सजा दी गई। वर्ष 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया। हंटर जांच आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों और साथ ही साथ कई अंग्रेजों को भी स्तब्ध कर दिया। भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इसके अध्यक्ष का नाम विलियम हंटर था, जो स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सेनेटर थे, के गठन की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रवों के कारणों की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य, 06:06 शाम के 6:09 इतनी, और अधिवक्ता, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता, शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर से बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयानों की जांच की। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया वह केवल उसका
दायित्व था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने से विद्रोहियों के मनोबल में कमी आए। डायर ने ये कहने में अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर कर देता, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने ये भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि यह उसका काम था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न किया, तथापि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की। रिपोर्ट ने कहा कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्यवाही न करना एक भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी। डायर द्वारा घटना को पर्याप्त रूप से सही दिखाने के प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। जलियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों ने रिपोर्ट में बताया कि जनसभाओं को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया था। भीड़ में निर्दोष लोग थे और बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने का आदेश देना चाहिए था या सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की। चूंकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, बाद में यह मामला सेना परिषद को दे दिया गया, इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता। सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमनिटी एक्ट को व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की। 6:10 PM इटमी, इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट ने चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर नहीं रखा जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और 1920 में उसे पद से हटा दिया गया। उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन भी दी जाती रही। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई, तथा इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने दिया। यह विडंबना है कि अरूर सिंह के नेतृत्व में स्वर्ण मंदिर के पुरोहित ने डायर को सिख घोषित कर उसे सम्मानित किया। श्री दरबार साहिब अमृतसर के पुरोहितों द्वारा डायर को सम्मानित करने के कारण खालसा दीवान मांझा और सेंट्रल मांझा खालसा दीवान जैसी सोसाइटीज द्वारा पहले से उठाई जाने वाली मांग की सिख पवित्र स्थलों के प्रबंधन का सुधार किया जाए को बल मिला। इसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस का दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी एक गैर सरकारी समिति गठित की, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयबजी, MR जयकर और गांधी जी को शामिल किया गया। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर अपना मत रखा।
इसने डायर के अमानवीय कृत्य की निंदा की और कहा कि पंजाब में सैनिक शासन, मार्शल लॉ, लाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं था। सारांश राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां, तारांकन, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोहभंग होना और रूसी क्रांति का प्रभाव। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैध शासन 06:06 शाम के 6:10 इतनी प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियां आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा तथा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्रियों द्वारा। गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार। मताधिकार में वृद्धि, शक्तियों में भी वृद्धि। गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद, जिसमें 3 भारतीय थे, की सहायता से कार्यों का संचालन, प्रशासन हेतु 2 सूचियां, केंद्रीय एवं प्रांतीय और द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद। उच्च सदन। दोषद्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी और असीमित मताधिकार। ब्रिटिश शासन द्वारा धोखाधड़ी, विशिष्ट रूप से रॉलेट एक्ट के बाद युद्धोपरांत ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए वादों पर अमल न होना और राष्ट्रवादियों की निराशा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां 1893, 1914। नताल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन। पंजीकरण प्रमाणपत्र के विरुद्ध सत्याग्रह। भारतीयों के प्रवासन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना और पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता की शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां: चंपारण सत्याग्रह 1917, प्रथम सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, प्रथम भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह 1918, प्रथम असहयोग रॉलेट सत्याग्रह 1919, प्रथम जन आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड और जांच आयोग तथा कांग्रेस का दृष्टिकोण 06।